नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका शरीर बीमारियों से हार रहा है? क्या आप पर भी दवाओं का असर पहले के मुकाबले कम होता है? अगर आपके मन में ये बात आती है तो आपको सुपर बग्स पर हमारा विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। माना जाता है कि इस बैक्टीरिया का जन्म भारत में ही हुआ है और अब ये बैक्टीरिया दुनिया भर के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक है कि इस पर किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दवा का असर नहीं होता। और इस बैक्टीरिया से जुड़ी दुखद बात यह है कि ये पहली बार भारत के अस्पतालों में ही पाया गया था और फिर इसने अमेरिका की एक महिला की जान ले ली। इस मौत की जिम्मेदारी भारत पर डाली जा रही है क्योंकि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सब कुछ अमेरिका की एक महिला की मौत के साथ शुरू हुआ और फिर उस मौत पर रिसर्च हुआ और अब उस रिसर्च के नतीजों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसलिए हम इस विषय पर आज एक गहरा डीएनए टेस्ट करेंगे। इस हफ्ते देश का बजट पेश किया गया था और इस बार बजट के दौरान कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जिन्हें आप एक आरोप पत्र यानी चार्जशीट भी कह सकते हैं। और यह चार्जशीट उन लोगों के खिलाफ है जो टैक्स चोरी करते हैं और भारत को टैक्स चोर लोगों का देश बनाने पर तुले हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2015 और 16 के दौरान भारत की 132 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख, जी हां, सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और इनमें से भी सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई। किसी के लिए भी ये आंकड़ा हजम करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे देश में लोग बड़े पैमाने पर महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, विदेश यात्राओं पर जाते हैं, खुलकर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते। ये हमारे समाज और सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूपहोल है और हम इस पर आज आपके साथ एक संवाद करेंगे। और आपने भारत में बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों और सेलिब्रिटीज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरूर देखी होंगी, लेकिन आपने भारत में किसी आतंकवादी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा होगा। हालांकि पाकिस्तान जरा दूजी किस्म का देश है, वहां आतंकवादी भी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद ने भी ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद और 4 अन्य आतंकवादियों को नजरबंद कर दिया है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान बहुत ही भोला भाला देश है और आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन असलियत कुछ और ही है और इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुलेगी। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पंजाब और गोवा में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। पंजाब में करीब 70% और गोवा में रिकॉर्ड 83% वोटिंग हुई है। So what we understand that election has been very festive. People have been very enthusiastic about participation. पंजाब में 1 घंटे देर से चुनाव शुरू होने की वजह से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। पंजाब की 117 सीटों पर 1145, जबकि गोवा में 251 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों राज्यों के नतीजे यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव खत्म होने के बाद एक साथ 11 मार्च को आएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाद रैली से राज्य में प्रचार अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने बीजेपी की लड़ाई स्कैम यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती से बताई। भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई। मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर निशाना साधा। 2 साहजादे जानते हो ना कौन से हैं? वो नहीं कर पाएंगे भैया, उनके तो परिवार में ही प्रॉब्लम है। एक से माँ परेशान है, दूसरे से बाप परेशान है। वहीं औरैया में सीएम अखिलेश ने पीएम के बयान पर पलटवार किया। ए और एम से जिनके नाम आते हैं उनसे बचाना है। We have to save the country from अमित शाह। बरेली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी विरोधियों पर हमला बोला। सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही
ये यात्रा है। यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले राउंड में 11 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। रायपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था और मान्यता है कि जब भगवान राम ननिहाल में विराजमान हो जाएंगे तब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बीजेपी ने आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने होनहार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने का वादा किया है। साथ ही समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का भी वादा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देहरादून में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। जो गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनके संबंध में इस दृष्टिपत्र आपको मिलेगा। कई योजनाओं की इन्होंने कल्पना की है, उन तक पहुंचना, और इसलिए वो सुविधाएं पहुंचाकर जो वंचित हैं उनके स्तर को और ऊपर करना इस दृष्टिपत्र का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए 15 फरवरी को चुनाव होना है। लाहौर में नजरबंद हाफिज सईद ने जमात उद दावा का नाम बदलकर तहरीके आजादी जम्मू एंड कश्मीर रख लिया है। हाफिज सईद ने नजरबंदी से कुछ दिन पहले ही कश्मीर में तहरीके आजादी जम्मू एंड कश्मीर के नाम से गतिविधियां तेज करने का संकेत दिया था। इससे पता लगता है कि हाफिज सईद को जमात पर कार्रवाई की जानकारी पहले से ही थी। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जमात उद दावा और फलह इंसानियत फाउंडेशन के लोग TAJ के नाम से 5 फरवरी को कार्यक्रमों का आयोजन करने में लगे हैं। पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है। हाफिज के नजरबंद होने के बावजूद लाहौर में कल TAJ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की है। तमिलनाडु में ओ पनीरसेल्वम की जगह AIADMK महासचिव VK शशिकला मुख्यमंत्री बन सकती हैं। चेन्नई में कल दोपहर बाद पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक विधायक इस बैठक में शशिकला से मुख्यमंत्री पद संभालने की अपील कर सकते हैं। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर M थम्बुदुरई पहले से ही शशिकला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत कर चुके हैं। 5 दिसंबर को जयललिता के निधन के बाद शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था।